देखिए, आज हम जिस एडिटोरियल एनालिसिस को समझने वाले हैं उसका टॉपिक है स्ट्रैटेजिक स्पार्क इन इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस टाइज। अब सरफेस लेवल पर अगर कोई इस टॉपिक को देखे तो उसे लग सकता है कि ये सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन या मिलिट्री एग्रीमेंट्स की बात है, लेकिन वास्तव में ये आर्टिकल इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस जैसे बहुत बड़े इश्यूज को टच करता है। इसलिए इस पूरे डिस्कशन को हमें केवल बायलेटरल रिलेशंस के रूप में नहीं बल्कि चेंजिंग एशियन स्ट्रैटेजिक ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया और साउथ कोरिया के बीच हाई लेवल विजिट्स काफी बढ़ी हैं, डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स भी डिपेन हुए हैं और ये एक सिग्नल है कि दोनों कंट्रीज अब अपने बायलेटरल पार्टनरशिप को केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि स्ट्रैटेजिक डायमेंशन तक एक्सपैंड करना चाहती है। इनिशियली इंडिया और साउथ कोरिया के डिफेंस टाइज काफी लिमिटेड नेचर के थे। कोऑपरेशन मोस्टली डिफेंस सेल्स या आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन तक एक्सपैंड होने लगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सिंबल बना के 9 वजराटी आर्टिलरी प्रोग्राम। अब के 9 वजराटी प्रोग्राम को थोड़ा समझिए। ये साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी पर आधारित आर्टिलरी सिस्टम है जिसे इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मैन्युफैक्चर किया गया। इसका सिग्निफिकेंस केवल एक डिफेंस इक्विपमेंट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। ये एक्चुअली इस बात का एग्जाम्पल है कि इंडिया फॉरेन टेक्नोलॉजी को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ कंबाइन करके डिफेंस सेल्फ रिलायंस की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है। इसी प्रोजेक्ट ने इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया। अब डिफेंस कोऑपरेशन रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और कई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स डिस्कशन में है। सबसे पहले सबमरीन कोऑपरेशन की बात करते हैं। साउथ कोरिया कन्वेंशनल सबमरीन्स के क्षेत्र में काफी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज रखता है, विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी टेक्नोलॉजीज में उसकी एक्सपर्टीज महत्वपूर्ण है। एआईपी टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को लंबे समय तक अंडर वाटर रहने की कैपेबिलिटी देती है, जिससे उनकी स्टेल्थ कैपेसिटी बढ़ती है। इसी तरह लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स कन्वेंशनल सबमरीन परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। कंपनीज जैसे हमवा ओशन इस प्रपोज्ड कोलैबोरेशन में सेंट्रल रोल निभा सकती है। अब ये कोऑपरेशन इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन इंक्रीजिंगली मैरीटाइम कंपटीशन का क्षेत्र बनता जा रहा है। चाइना की नवल एक्सपांशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इंडिया अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करना चाहता है। साउथ कोरिया इस क्षेत्र में एक रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकता है। इसके बाद एरोस्पेस कोलैबोरेशन की बात आती है। साउथ कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में एरोस्पेस सेक्टर में भी तेजी से प्रोग्रेस किया है। उसका KF-21 फाइटर प्रोग्राम और FAB-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ये दिखाते हैं कि साउथ कोरिया अब केवल टेक्नोलॉजी इंपोर्टर नहीं रहा बल्कि एडवांस्ड डिफेंस प्रोड्यूसर बनता जा रहा है। इससे इंडिया और साउथ कोरिया के बीच फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, इंजन्स, एवियोनिक्स और रिलेटेड सिस्टम्स में कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज खुल रही है। एवियोनिक्स यानी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न वॉरफेयर में क्रिटिकल रोल निभाते हैं। इंडिया इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है और साउथ कोरिया के साथ कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में मदद कर सकता है। अब मैरीटाइम और नवल कोऑपरेशन की बात करें। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डिंग लीडर्स में से एक है। कमर्शियल शिप बिल्डिंग हो या नवल शिप बिल्डिंग, साउथ कोरिया की कैपेबिलिटीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया इंडो पैसिफिक में अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस स्ट्रेंथन करना चाहता है। ऐसे में डिस्ट्रॉयर्स, लॉजिस्टिक्स वेसल्स, सबमरीन सपोर्ट सिस्टम्स और स्मार्ट शिपयार्ड्स जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। स्मार्ट शिपयार्ड्स का मतलब केवल ट्रेडिशनल शिप कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ऑटोमेशन, AI इंटीग्रेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम्स का यूज करना। यानी कोलैबोरेशन सिर्फ शिप्स खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलपमेंट तक जा रहा है। इसके अलावा लाइट टैंक्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स और मिलिट्री लिथियम बैटरीज जैसे सेक्टर्स में भी डिस्कशंस चल रही है। डिफेंस फर्म्स दोनों देशों के बीच जॉइंट वेंचर्स एक्सप्लोर कर रही है, यानी पार्टनरशिप धीरे धीरे ट्रेडिशनल आर्म्स ट्रेड मॉडल से निकलकर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर यानी काइंड-एक्स प्रपोजल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका पर्पस डिफेंस इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इमर्जिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सॉल्यूशंस पर कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ मूव कर रही है। अब स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करें। कोऑपरेशन केवल इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। नवल एक्सरसाइजेस, कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन,
डिफेंस डायलॉग्स और इंटरऑपरेबिलिटी बिल्डिंग मेजर्स भी बढ़ रहे हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस फ्यूचर ऑपरेशंस या एक्सरसाइजेज में इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकें। मॉडर्न स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स में ये एलिमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। अब म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स को समझते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो साउथ कोरिया एडवांस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन करना चाहता है और साउथ कोरिया प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन सकता है। वहीं साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया एक विशाल मार्केट है। इसके अलावा इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ कोरिया लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स दोनों चाहता है, इसलिए रिलेशनशिप दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। लेकिन आर्टिकल यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करता है कि अगर पार्टनरशिप को केवल डिफेंस प्रोडक्शन तक सीमित रखा गया तो ये एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक होगी, क्योंकि इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस की पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। अब इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझिए। ये रीजन आज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज सामने आ रही है, नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर थ्रेट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया और साउथ कोरिया दोनों को डिफेंस कोऑपरेशन को ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना होगा। आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि अगला फेज केवल इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का नहीं होना चाहिए, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और रेजिलियंस बेस्ड पार्टनरशिप का होना चाहिए। यानी दोनों देशों को इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए। अब कोरियन पेनिनसुला के आसपास के सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहला थ्रेट नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एक्सपैंड कर रहा है। ये साउथ कोरिया के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज है। इसके अलावा रशिया नॉर्थ कोरिया मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रही है। ये नॉर्थ ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदल रही है। इससे रीजनल अनसर्टेनिटी और स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं। अब चाइना फैक्टर को समझिए। चाइना की नवल प्रेजेंस कोरियन पेनिनसुला के आसपास लगातार एक्सपैंड हो रही है। साउथ कोरिया के लिए ये नया स्ट्रैटेजिक कंसर्न बनता जा रहा है। साथ ही साउथ चाइना सी साउथ कोरिया के लिए इकोनॉमिकली भी क्रिटिकल है, क्योंकि उसकी बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट्स और मैरिटाइम ट्रेड इन्हीं वाटर से गुजरती है। यानी अगर साउथ चाइना सी में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों प्रभावित हो सकती है। इसलिए साउथ कोरिया इंक्रीजिंगली इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक्टिव रोल लेना चाहता है। अब साउथ कोरिया के इंटरनल स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा इशू डेमोग्राफिक डिक्लाइन है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन तेजी से एजिंग कर रही है और मिलिट्री रिक्रूट्स की संख्या घट रही है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल डिफेंस सस्टेनेबिलिटी कमजोर हो सकती है। जब इंटरनल डेमोग्राफिक प्रेशर और एक्सटर्नल स्ट्रैटेजिक थ्रेट्स कंबाइन होते हैं तो सिक्योरिटी सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे एनवायरनमेंट में साउथ कोरिया ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ डीपर कोऑपरेशन चाहता है। इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। अब आर्टिकल इंडिया के पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के लिए भी एक मैसेज देता है। यह कहता है कि इंडिया को साउथ कोरिया के चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर साउथ कोरिया स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी फेस करता है तो उसका इंपैक्ट वाइडर इंडो पैसिफिक बैलेंस पर पड़ेगा और इनडायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट्स भी प्रभावित होंगे। अगर इंडिया जेन्युइनली साउथ कोरिया के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डिपेंड करना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन तभी सस्टेनेबल होगी जब साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिकली सिक्योर और रेसिलिएंट रहेगा। इसलिए पार्टनरशिप केवल मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स तक सीमित नहीं रह सकती। इंडिया को साउथ कोरिया की ब्रॉडर सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स को भी समझना होगा और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी सपोर्ट करने की दिशा में कोऑपरेट करना होगा। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की सेउल विजिट को आर्टिकल सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखता है। यह विजिट केवल डिफेंस डील्स की नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस के नए फेज की शुरुआत होनी चाहिए। एक ऐसा फेज जिसमें दोनों कंट्रीज शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, रीजनल रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप डेवलप करें। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस टाइज अब सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुकी है। ये रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इवॉल्व हो रही है, लेकिन इस एवोल्यूशन को सस्टेनेबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से आगे जाकर जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रीजनल स्टेबिलिटी और शेयर्ड इंडो पैसिफिक विजन पर फोकस करना होगा। अगर दोनों कंट्रीज इस अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है तो इंडिया साउथ कोरिया पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में
एक मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स बन सकती है।